सभी दर्शकों का लोकस्वर टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। धान खरीदी की तैयारियां तेज, 1 नवंबर से होगी उपज की खरीदी बिक्री। जीडीसी कॉलेज के सामने कार चालक ने लड़कियों को मारी ठोकर, 4 घायल, सिम्स में चल रहा इलाज। मां की इच्छा का भाई बहन ने रखा मान, मरणोपरांत देह को सिम्स में किया दान। और भक्ति भावना में डूबी बिलासा नगरी, हर तरफ जगराता गरबा से बनाया माहौल। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। आइए अब खबरों को देते हैं विस्तार। छत्तीसगढ़ शासन ने इस साल धान खरीदी की शुरुआत जो है 1 नवंबर से करने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकारी समिति ने तैयारी शुरू कर दी है। किसानों के लिए पीने का पानी और विश्राम की व्यवस्था कर रखी है। किसानों को धान खरीदी में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए बारदाने की व्यवस्था पहले कर दी गई है। हम आपको बता दें कि बिल्हा क्षेत्र में 14 सरकारी समिति केंद्र और 3 उप केंद्र भी बनाए गए हैं। माना जा रहा है कि अभी फसल को कटने में 20 दिनों से अधिक का समय है। फिलहाल समिति प्रबंधक किसानों के आने का इंतजार कर रहे हैं। जिले में 23 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अवनीश शरण ने गुरुवार को जिला और पुलिस प्रशासन की समन्वय बैठक आयोजित की। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन, राजस्व और जिला पुलिस सहित सभी विभागों के अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन का कार्य संपन्न कराएं। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में बारीकी से वाहनों की जांच करने, अवैध शराब, नगद रकम सहित अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं की कड़ाई से जांच करने, चुनाव के मद्देनजर शराब और नगद रकम या चुनावी उपहार बांटे जाने जैसी चीजों पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह समेत प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। शहर से लगे ग्राम लच्छनपुर में रेत का उत्खनन, डंप करने और सप्लाई का खेल जारी है। जिन रेत घाटों को खनिज विभाग ने बंद किया था उसे फिर से खोल दिया गया है और उत्खनन किया जा रहा है। खास बात यह है कि लच्छनपुर में ठेकेदार बिना पर्ची का जो है मनमाने दाम पर ट्रैक्टर चालक से वसूली कर रहा है। खानापूर्ति कार्यवाही के कारण रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। शहर से लगे ग्राम पंचायतों के रेत घाटों में से खनिज विभाग ने केवल एक घाट को ही शुरू किया है। 1 साल पहले खनिज विभाग ने जिले के लच्छनपुर, अमलडीहा और उदयबंद रेत घाट की नीलामी की थी। करीब सप्ताह भर पूर्व पर्यावरण विभाग से एनओसी मिलने के बाद खनिज विभाग ने जिले के एकमात्र रेत घाट से उत्खनन की अनुमति जारी की है। यहाँ घाट शुरू होते ही ठेकेदार अनाप शनाप दाम में घाट से रेत बेच रहा है। यहाँ आने वाले ट्रैक्टरों से बिना पर्ची के 400 रुपये वसूल किया जा रहा है। यदि ट्रैक्टर चालक पर्ची मांगते हैं तो उनसे 800 रुपये मांगा जा रहा है, जिससे ट्रैक्टर चालक खासे परेशान है। ठेकेदार मनमानी पे उतर आया है और बिना पर्ची के 400 रुपये प्रति ट्रैक्टर रेत बेच रहा है। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों में ट्रैक्टरों से रेत की डंपिंग कराई जा रही है, जिसे हाईवे में भरकर बेचा जा रहा है। ट्रैक्टर संचालकों की माने तो ठेकेदार की मनमर्जी के आगे किसी की नहीं चल रही है, जिससे वे खासे परेशान हैं। गवर्नमेंट शासन तो उनके अलाउ किया होगा, जो भी 50 रुपये 100 रुपये घन मीटर उस हिसाब से लेना चाहिए। 3 लोग पर्ची में 800 रुपये ले रहे हैं। वास्तविकता कितना है हमको तो आजकल मालूम नहीं है। आज तक जो भी गवर्नमेंट दिया है नियम के अनुसार, तो जितना घन मीटर के हिसाब से पैसा लेना चाहिए उनको। और लूज में क्या ले रहे हैं लोग, 400 रुपये ले रहे हैं। तो ट्रैक्टर वाले लोग जो गरीब आदमी हैं, लोग क्या करेंगे बताइए आप। यहाँ से रात में रेत उत्खनन के साथ कछार में डंप करने और रात में ही सप्लाई करने का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। मजे की बात यह है कि नदी में पानी कम होने पर बहकर आई चिकनी रेत की कीमत भी बढ़ा दी गई है। रेत ठेकेदार ने ग्राम कछार से नोलोफंदी और लच्छनपुर जाने वाले रास्ते में ही कई जगह रेत डंपिंग स्पॉट बना रखा है, जिसके चलते शहर में रेत के दामों में वृद्धि हो रही है। खनिज विभाग के अफसर इस ओर अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट।
टाउन हॉल के बगल में जज बंगले के पास टाइल्स इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है। दरअसल स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत नेहरू चौक के आसपास सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। नगर निगम प्रशासन न्यायाधीशों और अधिकारियों के बंगले के बाहर टाइल्स इंटरलॉकिंग का काम करा रहा है। सड़क के दोनों ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने के कारण ये दिखने में आकर्षक भी लग रहा है। आने वाले दिनों में इसका काम जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। राजेंद्र नगर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने पहले तो पेड़ में ठोकर मारी और उसके बाद स्कूटी सवार युवती और सड़क पार कर रहे 4 छात्राओं को चोटिल कर दिया और दीवार में जा टकराई। घटना में 5 घायल हुए, जिनमें युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए सिम्स भेज दिया। पुलिस ने कार चला रहे युवक को हिरासत में लिया है। एक गाड़ी वाले ने अपने रॉन्ग साइड चला रहा था और साइड में जो पेड़ लगा होता है बिलासा गर्ल्स कॉलेज के सामने, उसको ठोकर मारते हुए एक स्कूटी को टक्कर मारी और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ थी जो बिलासा गर्ल्स कॉलेज से निकल रही थी, उनको भी टक्कर मार दी, जिससे 5-6 लड़कियाँ घायल हो गई। उनको सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। और जो गाड़ी चला रहा था हमने उसको अरेस्ट कर लिया है और विधिवत आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीपत रोड के आगे लगरा के पास एक अनियंत्रित ट्रेलर गुरुवार सुबह दुकान में जा घुसा। इस दौरान दुकान संचालक संतोष सोनी घर पर थे और उनकी पत्नी दुकान में बैठी थी। ट्रेलर किसी राजेश अग्रहरी का बताया जा रहा है, जिसमें कोयला भरा था। दुकान संचालक ने बताया कि अगर दुकान के बाहर रेत नहीं डंप रहता तो ट्रेलर सीधे दुकान के भीतर आ जाता। घटना में दुकान के बाहर रखा जो बर्तन है उससे नुकसान पहुंचा है। 11:30 बजे की घटना है और हम खाना खाने गए थे, हमारी मिसेस यहाँ बैठी हुई थी। आपका गाड़ी यहाँ से आके घुस गया। तो उसके बाद फिर लड़के लोग देखे आपको, तो ड्राइवर को दौड़ा के पकड़े, हमारे ओरे नहीं, उनको बैठा लिए गए। और उसके बाद फिर फ़ोन किए तो अघेरी आपका आया है। मालिक बोल रहे हैं कि अब फाइनेंसर आएगा तो इसको गाड़ी हटा के मुआवजा अपना जो भी खर्चा है वो देंगे करके। अचानक जब गाड़ी आई ना तो गाड़ी में यहीं अंदर ही में बैठी थी और जैसी गाड़ी इधर ही मुड़ी है तो मैं उठने को करी ना तो देख के मैं ऐसे बेहोशी टाइप हो गई कि मैं पूरा गिर गई, उठ नहीं पा रही थी। फिर मेरे को बाजू वाली ने पकड़ के उठा के बाजू में लेके आई, मैं तो थरथरा रही थी। बिलासपुर से पढ़ाई लिखाई के बाद डॉक्टर विनोद कुमार टंडन द्वितीय कमान अधिकारी के रूप में सीआरपीएफ में सेवारत है। इस दौरान उनकी विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती रही। नक्सल प्रभावित इलाके में काम करने के दौरान पुलिस बल और अर्धसैनिक बल की भूमिका को लेकर नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयास, इस पर पुलिस प्रशासन की भूमिका और वर्तमान परिदृश्य नाम से एक पुस्तक का उन्होंने लेखन किया है। ये पुस्तक बहुआयामी है, जिसमें नक्सली जो है प्रभावित क्षेत्रों के निवासी, पीड़ित परिवार और प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत बल व अर्धसैनिक बल को लेकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी किताब के जरिए उपलब्ध कराई है। बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री टंडन ने बताया कि प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये किताब काफ़ी सहायक साबित होगी। इससे न सिर्फ ज़मीनी हालात की जानकारी उन्हें मिलेगी बल्कि वहां ड्यूटी के दौरान काफ़ी मदद भी मिल सकेगी। गाइड मिस्टर DN सूर्यवंशी के पास मैंने PhD किया है। उन्होंने ऑलरेडी 3 नक्सलवाद पर PhD करा रखा है और वो शायद छत्तीसगढ़ के अधिकतम PhD कराने में से है। 120 से ज़्यादा उन्होंने PhD कराई है। रिटायर हो चुके हैं, वो महाराष्ट्र में सेटल हो चुके हैं। तो उनके साथ मिल करके जो चर्चा बना और उन्होंने मुझसे जानकारी चाहिए और मैंने उनसे जो चर्चा किया, तब लिखा कि इस टॉपिक को हम सेलेक्ट करते हैं और इस आधार पर इस पुस्तक को लिखने का या मेरे सर के मार्गदर्शन से इस चीज़ों को ही ध्यान केंद्रित करने का प्रश्न दिमाग में आया था। चिल्हाटी से धान मंडी रोड होकर मोपका मुख्य मार्ग से मोटरसाइकिल पर गांजा लेकर जा रहे 2 युवकों को सरकंडा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। आरोपी संजू सेन और भानु प्रताप बलौदा बाजार के रहने वाले हैं, जो शहर में गांजा खपाने आए थे। इनसे 4 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 60,000 रुपये बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। भाई बहन ने मिलकर मां की अंतिम इच्छा पूरी करने उनके देह का दान किया। नेहरू नगर निवासी वयोवृद्ध इंदुमती काले ने चिकित्सा शिक्षा के लिए 8 साल पहले ही अपनी देहदान का संकल्प लिया था। परिजनों ने नम आंखों से शव
सिम्स मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया। सिम्स मेडिकल कॉलेज की दहलीज पर पहुंचकर एक परिवार ने मां की अंतिम इच्छा पूरी कर उनके संकल्प का मान रखा। नेहरू नगर निवासी इंदुमती प्रभाकर राव काले का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मरणोपरांत देहदान की इच्छा जताकर 2015 में संकल्प पत्र भरा था। ये बात बहू ने घर वालों को बताई तो सभी तुरंत इसके लिए राजी हुए। मां का शव लेकर बेटी कीर्ति और बेटा राजेंद्र मेडिकल कॉलेज पहुंचे। मां के अनुकरणीय संकल्प को पूरा कर भाई बहन ने समाज में मिसाल पेश की है। हाँ, मैं अंबिकापुर में था उस समय और माताजी ने हमारी मिसेस को ले करके और आसपास के 2 लोगों को ले करके देहदान के लिए पहले से संकल्प ले लिया था। और हाँ, और उन्होंने लिखा पढ़ी करके वो गुप्त रूप से मिसेस के पास रखवा दिया कागज़ कि मेरे को पता न चले। अभी 2 दिन पहले जब मेडिकल अपोलो में हमने भर्ती किया तब वहाँ पे मेरे को मिसेस ने बताया कि ये सारा प्रोसेस जो है देहदान का है, इसलिए अंतिम संस्कार नहीं होगा इनका। उन्होंने फाइनल डिसीजन ले चुका है। कैसा लगा आपको जब ये बात? नहीं, ये तो गौरव करने वाली बात है और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उनके पद चिन्हों पे हम भी अपना देहदान भविष्य में करेंगे। 3 बेटियों की मां इंदुमती आधुनिक विचारों वाली महिला थी। वो जीवन के लिए मानव अंगों और चिकित्सा शिक्षा के लिए शव की आवश्यकता को अच्छी तरह समझती थी। छोटी बेटी कीर्ति कदम ने कहा, अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरा कर गौरव महसूस हो रहा है। अब वो हमें छोड़कर कहीं नहीं गई है। मां ने जो भी निर्णय लिया है, एक उसके पीछे उद्देश्य ये था कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी ज़िंदगी किसी न किसी रूप से चलती रहे, चाहे वो अंगदान के हिसाब से हो या शिक्षा के हिसाब से हो। तो जबकि उनकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने शिक्षा को महत्व ज़्यादा दिया ताकि बच्चे लाइव इस चीज़ को अच्छे से समझ सके, अंगों के बारे में अच्छी तरह से जान चुके। क्योंकि चूँकि मैं उनकी बेटी हूँ और मेरे डिलीवरी के समय मेरी सिंगल किडनी और लीवर का प्रॉब्लम होने की वजह से उन्होंने लाइव उस चीज़ को देखा था कि फ़ाइट करनी पड़ती है। तो उसी समय उन्होंने ये निर्णय लिया था कि आगे अगर किसी को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो अध्ययन अच्छे से होगा तो किसी का भी जो है इलाज बहुत अच्छे से होगा। इस वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया था और इसके लिए हमने हमारे मम्मी के लिए आजीवन इस चीज़ के लिए गौरव रहेगा कि वो शिक्षा के तौर पे हमारे साथ में आजीवन जीवित रहेंगे। माता पिता के साथ आए चिरायु ने दादी को नमन किया। परिजन का अंतिम संस्कार न कर उसका शव समाज सेवा के लिए समर्पित करने का शहर के काले परिवार ने साहस दिखाया है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इलाज कराने आई महिला मरीज से सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने रुपए लिए। लोकसभा टीवी की इस खबर का असर हुआ। कथित दोषी डॉक्टर कासिम खान को सिविल सर्जन ने कारण बताओ नोटिस दिया है। बिल्हा के मदनपुर की रहने वाली 65 साल की वृद्धा तीजियाबाई सुनने में दिक्कत होने पर कुछ दिनों पहले जिला अस्पताल इलाज कराने पहुंची थी। डॉक्टर कासिम पर उसने 500 रुपए लेकर हियरिंग मशीन लगाने की शिकायत अस्पताल प्रबंधन से की थी। इसके बाद सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता ने नोटिस जारी कर 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। आम जनों के स्वास्थ्य की देखभाल करने का सेवा कार्य छोड़कर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर गरीबों से इलाज के नाम पर रुपए ऐंठने से बाज नहीं आ रहे। इधर वार्ड क्रमांक 47 मोपका तालाब के पास रहने वाले लोग वार्ड में नाली नहीं होने के कारण बेहद परेशान हैं। यहां घरों से निकलने वाला जो है निस्तारी पानी रास्ते में बह रहा है, जिसके कारण आने जाने वाले लोग फिसल कर गिर रहे हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि इस संबंध में निगम कार्यालय में पहुंचकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण अब तक नहीं किया है। यही नहीं, वार्ड पार्षद भी उनकी परेशानी की ओर ध्यान नहीं दे रहा। नवरात्रि का पर्व देश भर में हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। ग्रामीण अंचल में भी भक्त माता की प्रतिमाएं विराजित कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूरा गांव माता की भक्ति में लीन है। सुबह से देर रात तक जसगीत भजन कीर्तन से भक्ति का वातावरण बना हुआ है। लोगों में आस्था और उत्साह चरम उत्कर्ष पर है। जवारा स्थापित कर ज्योति कलश प्रज्वलित किया गया है। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की स्तुति की गई। एक नजर फिर से हेडलाइंस पर।
धान खरीदी की तैयारियां तेज, 1 नवंबर से होगी उपज की खरीदी बिक्री। जीडीसी कॉलेज के सामने कार चालक ने लड़कियों को मारी ठोकर, 4 घायल, सिम्स में चल रहा इलाज। मां की इच्छा का भाई बहन ने रखा मान, मरणोपरांत देह को सिम्स में किया दान। और भक्ति भावना में डूबी बिलासा नगरी, हर तरफ जगराता गरबा से बनाया माहौल। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों में। पूरे शहर में नवरात्रि पर्व की धूम मची है। जगह जगह गली मोहल्लों में डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। चुचुयापारा गणेश नगर में पार्षद अब्दुल इब्राहिम खान के द्वारा रास गरबा का आयोजन किया गया है। गरबा में पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं, बच्चे खूब आनंद उठा रहे हैं। रास डांडिया के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। श्री अग्रवाल ने सभी को नवरात्र पर्व की बधाई दी। कार्यक्रम के समापन पर पुरस्कार वितरण किया गया। गरबा का बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। पिछले साल से हो रहा है। पिछले साल भी अच्छा हुआ था, उससे ज़्यादा इस साल अच्छा हुआ है। आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। सारी लेडीज़ बहुत खुश हैं। सारी महिलाएं बहुत अच्छा ड्रेस पहन कर आई हैं, खुश हैं। 10 दिनों से प्रैक्टिस चल रही है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चली है और बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। की तैयारी तो हमारे यहाँ पिछले 10 दिनों से चल रही है, क्योंकि नवरात्रि में ऐसा है ना कि गरबा मतलब सबको एक अलग सा खुशी होता है अंदर से। बच्चे तो खेलते ही हैं नो डाउट, बट हम महिलाओं को जो समय मिल रहा है और भैया ने जो अभी मंच दिया हुआ है ना, वो शानदार है। हमको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, ड्रेसअप होने की ज़रूरत नहीं, कॉलोनी में ही होता है। रात को 12-1 बजे तक हम शानदार यहाँ गरबा करते हैं और पुरस्कार वितरण होता है। पुरस्कार जो मिलता है उसकी खुशी अलग ही है। जिस तरह डांडिया गरबा का पूरे शहर में इंतज़ार होता है,
उसी तरह वार्ड नंबर 46 गणेश नगर में भी बेसब्री से इस परिवार के लोगों को, मेरे परिवार के लोगों के, भाभी को, छोटी बहनों को, सारे लोगों को इंतज़ार रहता है। आज उसी इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होते हुए शानदार दूसरा वर्ष इस गरबा का आयोजन किया जा रहा है। इस गरबा में सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। 6-7 दिन से प्रैक्टिस करने के बाद आज देख रहे हैं पाँव रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। आदर्श दुर्गा समिति गोड़पारा के द्वारा विगत कई वर्षों से दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इस वर्ष भी शारदीय नवरात्र के मौके पर पंचमी से मां अम्बे की प्रतिमा स्थापित की गई। इससे पहले भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गांधी चौक से शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ पूजा पंडाल तक लाई गई। सदर बाजार में माता रानी की प्रतिमा का यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है भव्य स्वागत किया। पिछले कई वर्षों से चाटीडीह सरकंडा में विजयपुरम दुर्गा उत्सव समिति द्वारा प्रतिमा स्थापना कर मां अम्बे की पूजा अर्चना की जा रही है। इस वर्ष भी यहां धूमधाम से दुर्गा उत्सव मनाया जा रहा है। बुधवार की रात आयोजित जगराता में भजन गायक दुकालू यादव ने माता रानी की एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। मौजूद श्रद्धालुओं जो है मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान अजय सोनी, प्रशांत त्रिपाठी सहित विजयपुरम दुर्गा उत्सव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। देर रात तक माता की भक्ति में श्रद्धालु डूबे रहे और पूरा इलाका जय माता दी की जय घोष से गूंज उठा। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी अमर अग्रवाल का जनसंपर्क शुरू हो गया है। चौथे दिन अमर अग्रवाल रेलवे परिक्षेत्र समेत हाईकोर्ट और अन्य जगहों पर पहुंचे। बिलासपुर जोन कार्यालय पहुंचकर उन्होंने भाजपा के कमल निशान पर वोट देने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी ने बिलासपुर शहर से पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। श्री अग्रवाल को जैसे ही प्रत्याशी चयन की जानकारी मिली वे लगातार चुनाव प्रचार में लग गए हैं। गुरुवार को रेलवे परिक्षेत्र में जनसंपर्क कर भाजपा के कमल निशान पर लोगों से वोट देने का आग्रह किया। उन्होंने रेलवे के जीएम ऑफिस और कंस्ट्रक्शन ऑफिस में जाकर प्रचार किया। रेलवे अधिकारियों कर्मचारियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शहर को बी ग्रेड सिटी बनाने का सपना कांग्रेस का सपना ही रह गया। शहर में चारों ओर अराजकता फैली हुई है। कांग्रेस के नेताओं ने शहर को बर्बाद कर रखा है। शहर में अब लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनते ही बिलासपुर को बी ग्रेड का दर्जा दिलाया जाएगा और शहर को भय से मुक्त कर शुद्ध और साफ वातावरण रखने की कोशिश की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है और रेलवे कर्मचारी सब वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक या कांग्रेस की सरकार, उससे नाराज हैं। उनने वादा किया था कि इस शहर को बी ग्रेड की सिटी बनाएंगे जिससे कर्मचारियों का एचआर बढ़ सके, लेकिन ये बी ग्रेड की सिटी नहीं बना पाए। 15 साल पहले जब मैं रेलवे में आया था तो उस समय एक ही मांग थी, प्रोफेशनल टैक्स की समाप्ति। और जैसे ही मैं वित्त मंत्री बना, मैंने पहली कलम से प्रोफेशनल टैक्स की समाप्ति की थी। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, बिलासपुर को बी ग्रेड श्रेणी बनाएंगे और रेलवे के या सारे कर्मचारी अधिकारियों की जो मांग है उसको हम पूरा करेंगे।
रेलवे परिक्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा, बिलासपुर का रेलवे जोन सबसे बड़ा कमाऊ पोत है। इसमें रेलवे के अधिकारियों कर्मचारियों की अहम भूमिका है। उन्हीं की बदौलत रेलवे ने ये गौरव हासिल किया है। रेलवे परिक्षेत्र में जनसंपर्क करने के बाद वे हाईकोर्ट, रायपुर रोड, कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत, नया पुराना कंपोजिट बिल्डिंग पहुंचकर यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों से मुलाकात की और भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। लोसवा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। ग्राम सेंद्री का निस्तारी तालाब पूरी तरह सूखने के कगार पर है, जिससे लोगों की समस्या बढ़ गई है। आश्चर्य की बात है कि तालाब का जीर्णोद्धार अब तक नहीं कराया जा सका है। हाल ही में तालाब में पानी के भराव के लिए पंचायत द्वारा बोर कराया गया है, लेकिन इस तालाब में पानी नहीं भर रहा। कुछ महीने पहले इस तालाब में पानी भरा गया था, लेकिन एक बार फिर पानी जो है भरना बंद हो कर दिया गया है। पंचायत के किसी भी जिम्मेदार का इस ओर ध्यान नहीं है। जोगी कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह की बारी है हमारे खट्टा मीठा प्रोग्राम में। उन्होंने कहा, अब वो भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उनका दावा है कि पूर्ण बहुमत में आकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने इस पार्टी को सांप्रदायिक की बजाय राष्ट्रवादी बताया। दर्शकों का खट्टा मीठा प्रोग्राम में स्वागत है। इस वक्त लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर को, जो अब भाजपा की टिकट पर तखतपुर क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये जो नया तखतपुर विधानसभा है उनके लिए कैसा होगा, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे, किस तरह से चुनाव की वैतरणी उनकी पार होगी। देखिए, मुझे बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे बहुत विश्वास के साथ तखतपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का उम्मीदवार घोषित किया है। मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस बात की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तखतपुर से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का विधायक निर्वाचित हो। क्या लगता है, क्या मुद्दे होंगे तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में, किस तरह से वहाँ की जनता को आप भरमाएंगे? देखिए, राजनीतिक मुद्दे और प्रदेश के अन्य मुद्दों के अलावे तखतपुर में अहंकार, भय और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि वर्तमान कांग्रेस सरकार में वहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। और इस मुद्दे को मैं जन जन तक के ले जाऊंगा और अहंकार, भय और भ्रष्टाचार की समाप्ति की लिए मैं प्रयास करूंगा और उनको विश्वास दिलाऊंगा कि ये तीनों चीज़ें यहाँ से ख़त्म होंगी और सद्भाव और प्रेम का वातावरण वहाँ रहेगा। पिछले 5 साल में आपने तखतपुर में क्या देखा, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ और क्या करने जाएंगे आप? देखिए, मैं तखतपुर पिछले 5 वर्षों में भी कई बार गया हूँ और इन 5 वर्षों के पहले भी कई बार गया हूँ। मैंने बहुत अखबारों में पढ़ा कि वहाँ विकास की गंगा बही है। मैं उस गंगा को भी खोजने का प्रयास करूँगा कि वो गंगा कहाँ कहाँ बही है, विकास की गंगा बही है या भ्रष्टाचार की गंगा बही है, उसको देखूँगा। ये भाजपा में आपके जाना कुछ लोगों को समझ नहीं आया, क्यों भाजपा में गए आप? कांग्रेस की नीति रीति से जुड़े लोग हैं, फिर उसके बाद जोगी कांग्रेस में गए, वो भी कांग्रेस की पार्ट था, लेकिन बीजेपी में जाना थोड़ा सा लोगों से। भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित है और उसके यशस्वी नेता श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के और देश को मजबूती से रक्षा करने वाले हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। इस प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी नेता डॉक्टर रमन सिंह साहब हैं और युवा अध्यक्ष के रूप में श्री अरुण साव जी हैं। तो मैं श्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों से, कार्यप्रणाली से और देश के लिए उनकी की गई सेवाओं और तपस्या से मैं प्रभावित हूं और इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में गया हूं। कल तक जिस पार्टी को आप लोग सांप्रदायिक कहकर चिल्लाते थे, क्या अब इस तरह के शब्द निकलेंगे उस पार्टी के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेंगे, क्योंकि कल तक के तो हम कांग्रेस में जितना बताते थे उसी के आधार पर बोल लेते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको नज़दीक से देखने और समझने के बाद लगा कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक नहीं है बल्कि राष्ट्रवादी पार्टी है। देश की एकता और अखंडता पर विश्वास करने वाली पार्टी है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करने वाली पार्टी है। इसलिए इस पार्टी के बारे में मेरी मान्यता बहुत अच्छी है और मैं उस पर पूरी आस्था और निष्ठा रखते हुए काम करने का प्रयास करूंगा।
ऐसी क्या बात हुई भूपेश बघेल जी से जो आपने कांग्रेस पार्टी को त्यागा और बीजेपी को ज्वाइन? पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, उस पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। मेरा भूपेश बघेल जी से व्यक्तिगत कोई न रंजिश है और न मेरी कोई दुर्भावना है। मैं अपना राजनीतिक रास्ता मुझे तय करना था, मैंने तय कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि सम्मान नहीं मिल रहा था कांग्रेस में। अब उन सब चीज़ों को छोड़िए, वो पुरानी बातें हो गई हैं, उन सब चीज़ों से बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है और उनका जिक्र करना भी मैं उचित नहीं समझता हूँ। चूँकि आपके बीजेपी से तखतपुर से सीट मिलने से कुछ बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता नाराज़ हुए, उनको कैसे मनाएं? ये आपको किसने कह दिया कि कार्यकर्ता नाराज़ हो गए हैं? मेरे को तो टिकट अभी मिली है और जिस दिन से मुझे टिकट मिली है कहीं पर भी कोई ना तो विरोध का स्वर है और ना किसी ने कोई विरोध किया है। सारे लोग मुझसे घर में भी आके मिल रहे हैं और मैं क्षेत्र में भी जा रहा हूं तो बहुत उत्साह से हाथों हाथ मुझे उठा रहे हैं और सब मुझे समर्थन देने का वायदा कर रहे हैं। आज भी हमारी एक बहुत बड़ी संगठनात्मक मीटिंग है, उसमें बड़े बड़े नेता आएंगे और आज से ही रणनीति बनाने की शुरुआत हो जाएगी। ये जो विधानसभा में एक धर्मजीत में थपथपा कर जो आवाज़ किया करते थे और एक बड़ा ओहदा प्राप्त था, क्या ये बरकरार रहेगा उसी तरह से? देखिए, हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो बदलता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा किसने आपसे कह दिया है कि वहाँ पर जनता की आवाज़ नहीं उठाना पड़ता है? वहाँ पर भी जनता की ही आवाज़ उठाई जाती है और मैं जनता की आवाज़ को हमेशा उठाते आया हूँ, उठा रहा हूँ और आगे भी उठाते रहूँगा। क्या लगता है बीजेपी में कितने एडजस्ट हो पाएंगे? क्योंकि कुछ लोग तो है, आप भले इनकार करें, कुछ लोग तो हैं जो नाराज़ हैं, कहीं आपके इस चुनाव में कहीं नुकसान ना करें। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की एक संस्कृति अलग है, उनके यहाँ का वर्क कल्चर अलग है और वहाँ पर कोई भी पार्टी के प्रति गलत विचार भी नहीं रखता है और मुझे किसी से कोई न तो नुकसान होने का खतरा है और न ही मुझे किसी की नाराज़गी का कोई खतरा दिख रहा है। सभी लोगों ने खुले मन से मुझे स्वीकार किया है, मेरे लिए काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं और इस प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए संकल्पित हैं और उसके बाद आगामी चुनाव में देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनाने के लिए हम संकल्पित हैं। जैसे कि लोरमी से आपका वर्षों से कर्म क्षेत्र रहा है, तो लोरमी में क्या स्थिति रहेगी? भाजपा के उम्मीदवार के रूप में वहाँ कल उनकी सभा हुई तो उनकी सभा में मैं और अरुण साहू जी दोनों ने ही भाषण दिया, कार्यकर्ताओं से हमारी मुलाकात हुई है और लोरमी में तो बहुत अच्छा वातावरण है और वो प्रचंड वोट से वहाँ से भी जीतेंगे और तखतपुर से मैं भी प्रचंड वोटों से जीतूँगा। मुख्यमंत्री चेहरा किसे देखना चाहेंगे बीजेपी में? देखिए, बीजेपी में मैं इतना नया हूँ कि मैं इतने बड़े लेवल की बात न सोच सकता, न बोल सकता, न समझ सकता। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसको चाहेंगे उसका यहाँ पर निर्णय करेंगे। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में अपने भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ और एक विधानसभा क्षेत्र में अपने आप को इस लायक बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं भाजपा के प्रत्याशी के रूप में विजयी हो सकूँ और आसपास जिन विधानसभा क्षेत्रों में मेरी थोड़ी बहुत पहुंच है, मैं वहां भी इस बात की कोशिश करूंगा कि वहां से भी विधायक निर्वाचित हों कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बन रही है। ये पिछले कुछ समय से भूपेश बघेल जी ईडी, सीबीआई और सीआईडी जैसी बातें करके बीजेपी वालों पे आरोप लगा रहे हैं, आपका क्या मानना है? ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और ईडी के पास अगर कोई शिकायत या कोई मामला आया है तो उसकी वो जांच करेंगे। अगर कल कोई पुलिस के ऊपर आरोप लगा दे कि ये इसके कहने से कर रहा है, अगर कल कोई कोर्ट के ऊपर आरोप लगा दे कि ये किसी से राजनीतिक दल से प्रभावित होकर कर रहे हैं, कल कोई सीबीआई या ईडी के ऊपर आरोप लगा दे कि ये राजनीतिक दल से निर्देश लेकर के कर रहे हैं, तो ये गलत है। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, अपराधों के खिलाफ जांच करना उनका कर्तव्य भी है, धर्म भी है और न्यायालय में उसको जा कर के प्रस्तुत करना उनका कर्तव्य है और न्यायालय में जो निर्णय होता है उसे सब मानते हैं। इसलिए अगर आपने कुछ गलती नहीं की है तो डरने की ज़रूरत नहीं है और अगर कोई गलती की है तो इस तरीके का आरोप लगा कर भी आप नहीं बच सकते। बीजेपी के साथ धर्मजीत का किस तरह का समझौता हुआ? टिकट तो मिल गई, अब मंत्री पद के लिए क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि यहाँ ना तो समझौते का कोई गुंजाइश रहता है और न वहाँ की ये परंपरा है और न ही शर्तों की परंपरा है। मैं तो खुले दिल से वहाँ गया था और मैंने आकर के बयान भी दिया था
कि मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पर शामिल हुआ हूँ और पार्टी का जो भी निर्णय होगा, चाहे वो मुझे टिकट दे, चाहे टिकट न दे, चाहे यहाँ से दे या वहाँ से दे, जो भी निर्णय पार्टी करेगी मैं उसको मानूंगा और मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। जैसा कि कॉन्फिडेंस बता रहा है धर्मजीत सिंह साहब का कि वे भाजपा में गए हैं और जीत कर भी लौटेंगे। उम्मीद है उनको कि वो इस पार्टी में भी अपना दबदबा कायम रखेंगे और वो जो जिस तरह से लोगों की सेवा करते रहे हैं वो आगे भी करते रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इजाज़त लूँगा। कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। भक्ति और चुनाव दोनों माहौल बिलासपुर में चल रहा है। आप माता के दर्शन कीजिए और तैयार हो जाइए वोट देने के लिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।